नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 22 दिसंबर है। शहर के मौसम ने करवट ली है। आज बादल छाए हुए हैं पर ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है, इसलिए दिन में भी आज धूप की चुभन नहीं हो रही, हवा लग रही है। दूसरी ओर आज इंदौर से 4 उड़ानें फिर रद्द हो गई। यात्रियों की भीड़ जो विमानतल पर लगी हुई थी वो बराबर बनी हुई है। अभी भी लोगों के घबराहट है कि क्या मालूम उनको समय में जाने को मिलेगा या नहीं। इधर रीवा की एक और फ्लाइट आज इंदौर से चालू हुई बड़े उत्साह के साथ में। कैलाशवर्गीय उन तमाम लोगों को जो चप्पल पहन के घूमते हैं ना, जिन लोगों को विमान पर बैठने को नहीं मिलता, ऐसे 40 मित्रों को साथ में लेकर आज इंदौर से रीवा के लिए रवाना हुए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी भी उस विमान से शायद रवाना हुए हैं आज वहाँ के लिए। शायद वो रवाना की झंडी दिखाकर वो उज्जैन के भस्म आरती में शामिल होंगे। ये तो थी एक सामान्य बात है। जहाँ से अटल द्वार से लेकर न्यू पलासी तक की जो सड़क बननी थी, उस सड़क को लेकर तोड़फोड़ का काम, भूमि पूजन हो चुका है, पर तोड़फोड़ का काम अभी भी वहाँ पे नहीं पूरा हुआ। और रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है वहाँ पर कि वहाँ से निकलने वाले जितने भी वाहन चालक हैं वो धूल धूसरित होकर ही वहाँ से निकल पा रहे हैं। रोड बहुत ही खड्डेदार हो गई। हम तो आपसे आग्रह करेंगे जब तक रोड ना बने उधर से जाना आना बंद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी ओर आज कमिश्नर उस क्षेत्र के दौरे पर गए थे। उन्होंने देखा कि सेंट्रल लाइन खिंच चुकी है, यहाँ पर तोड़फोड़ होनी है। इसके बाद भी सड़क पर ही एक निर्माण चल रहा था जिसको लेकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बता रहा है कि इस शहर में चल रहे निर्माण कार्यों या जिन क्षेत्रों में काम होने हैं वहाँ पर अधिकारी अपनी जवाबदारी कैसे निभाते हैं। जिन लोगों ने नारियल फोड़े, जो लोग बड़े उत्साह से भूमि पूजन करके गए थे, महापौर ने वहाँ झांकने की कोशिश नहीं की कभी, न उनके साथियों ने झांकने की कोशिश की। इधर जिन लोगों ने वहाँ काम शुरू करवाने की तैयारी की, उन्होंने भी नहीं देखा कि वहाँ कोई नया निर्माण तो शुरू नहीं हो गया और वो भी अपना काम करके ख़त्म कर दिया। सेंट्रल लाइन डालने वालों ने भी नहीं बाद में जाने की कोशिश की। और ये बता रहा है, ये बानगी है कि इस शहर में जहाँ जहाँ भी काम शुरू होने हैं वहाँ कैसी हालत बनी हुई है। और उसी के कारण हम ये कहते हैं कि इस शहर में जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जब तक इस शहर का कोई भला होने वाला भी नहीं है। इस पर आगे की जानकारी आपको शेखर जी देंगे। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते जो इसी कार्यक्रम में हमने सड़क को लेकर खबर पर चर्चा की गई थी कि जंजीरवाला चौराहा से लेकर अटल द्वार तक बनने वाली सड़क जो मेमोरियल हॉस्पिटल के पास से जाएगी, उस सड़क का भूमि पूजन हुए 2 महीने हो गए, अभी काम शुरू नहीं हुआ। कहते हैं कि ठेकेदार नहीं मिल रहा है। ठेकेदार नहीं मिल रहा है, उसकी असल वजह जो है आज कमिश्नर साहब को भी दिखाई दे गई जब वे वहाँ दौरा करने गए। कमिश्नर साहब ने देखा कि सेंट्रल लाइन डल चुकी है, लेकिन जहां तक कब्जे हटाने का काम नगर निगम को करना था वो नगर निगम ने अभी तक किया ही नहीं। उससे बड़ी बात यह हो गई कि सेंट्रल लाइन डल गई, मकानों पे लाल निशान लग गए, उसके बावजूद इस सड़क पर एक मकान सड़क की जद में बनता हुआ पाया गया। कमिश्नर साहब देखकर हैरान थे कि जब सेंट्रल लाइन डलने के बाद में भी मकान बनाने की अगर कोई हिम्मत कर सकता है तो ये इंदौर में ही हो सकता है कमाल। उन्होंने तुरंत 3 इंच टेप बुलवाई और नपती भी करा ली। उससे पता भी चल गया कि सड़क की जद में आने के बावजूद मकान का काम हो रहा था। दाद देनी होगी उस मकान मालिक की जो इतनी दीदारी से वहां पे मकान बनाने की हिम्मत भी जुटा पा रहा है कि चंद दिनों बाद ही वहां पर बुलडोजर चलना आएगा। पर किस भरोसे पे उन्होंने किया है ये तो वक्त बताएगा। पर आज कमिश्नर के दौरे के बाद में इतना तो तय माना जा रहा है कि अभी सड़क का काम जरूर शुरू हो जाएगा। चलिए हम और आप दोनों इंतजार करेंगे सड़क का काम शुरू हो जाए, क्योंकि इस सड़क के कारण बहुत सारा ट्रैफिक का दबाव जो है मिल एरिया में जाने के लिए पलासी से इसी सड़क पर है। मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम 4-6 महीने बाद इस सड़क पर ढंग से चलने लग जाएंगे। एक और खबर बात करने की हम बात कर ले रहे हैं। शहर में कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं। इतने टीके लग गए, इतना सब हो चुका और नसबंदी हो चुकी कुत्तों की, इसके बाद भी बधियाकरण के बाद भी कुत्तों की संख्या बढ़ रही है क्या? पर दूसरा एक बड़ा आंकड़ा ऐसा है जो आपको और हमको चौंकाता है कि साल भर में 47,000 से ज़्यादा लोग जो है कुत्ते के शिकार हुएंगे और इनकी संख्या में कमी नहीं हो रही। आन इन औसत जो है 100 के लगभग लोग रोज अस्पताल पहुँच रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो सरकारी में पहुँच रहे हैं, जो प्राइवेट पर जा रहे हैं उनकी बात अलग है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कुत्तों की संख्या भी करीब 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी है शहर के अंदर। अब हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं केवल अपने आप को कुत्तों से बचाने को लेकर। और यहाँ जो रेबीज़ के इंजेक्शन लगना था उसमें भी खेल हो गया कि क्या हुआ, कि रेबीज़ का भी क्या हुआ पता नहीं। पर कुत्तों की संख्या और काटने वालों की संख्या में लगातार बढ़ने के कारण ये समझ नहीं आ रहा है कि किससे बचा जाए, कुत्तों से बचा जाए या कुत्तों से जो काटने के लिए दौड़ भाग हो रही है उससे बचा जाए। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। करोड़ों रुपया कुत्तों की नसबंदी पर खर्च कर दिया गया नगर निगम ने, उसके बावजूद इनकी संख्या जो है सीमित नहीं हो पाई। इसको लेकर पिछले दिनों कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि इतनी नसबंदी, इतने कार्यक्रम कार्य चलाने के बावजूद संख्या कम क्यों नहीं रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि धर्म स्थलों से, स्कूल, अस्पताल के पास से कुत्तों को हटाकर आप जो है
शेल्टर होम भेज दीजिए। नगर निगम ने ताबड़तोड़ इस शहर के कुत्तों को उठाकर ट्रेचिंग ग्राउंड पर बने हुए शेल्टर होम भेज दिया। हालात ऐसे हो गए कि क्षमता से ज़्यादा वहाँ कुत्ते पहुँचा दिए गए, अब जगह नहीं बची है। उसके बावजूद शहर में कुत्तों के काटने की संख्या कम नहीं हो रही है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आंकड़ा इस खबर में दिखाया गया है। आप देखेंगे हर महीने उतने ही कुत्ते काट रहे हैं जितने शेल्टर होम में भेजने के बावजूद संख्या कम हो ही नहीं रही है। ये क्यों हो रहा है, इस पर समझना होगा, विचार करने की जरूरत है। और ये आंकड़े बताते हैं कि कितनी लापरवाही और कितनी अंधेरगर्दी इस शहर में छाई हुई है। इसमें एक और आपको रोचक जानकारी दे देता हूँ, ये आपके लिए भी आश्चर्यजनक होगा कि कुत्ते जो है वो पुरुषों को खूब काट रहे हैं, मतलब पुरुष ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो जहाँ 30,000 पुरुष शिकार हुए, महिलाओं को मात्र 8,000 निकालता है। क्या कोई डर रहता है कि महिलाओं से काटेंगे? ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो समझने वाली बात यह होगी, महिलाएं और बात कर लें, बच्चे और बुजुर्गों की अगर बात कर लें तो वे आमतौर पर कम ही बाहर निकलते हैं। पुरुषों को बाहर निकलना पड़ता है काम धंधे के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। अच्छा, बिल्लियां भी सक्रिय हो गई, 4,000 बिल्लियां भी काटा पीटी में लग गई हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है, जिसको जब मौका मिल रहा है वो काटने में लगा हुआ है। आप भी समझ सकते हैं कौन किसको काट रहा है, पर लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। ये बड़ी मजेदार बात है इसके अंदर। चलो एक दोपहर खबर की बात कर लेता हूँ। दोपहर खबर में पहले बजे खबर की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि खबरें आपको बहुत मुश्किल पढ़ने को मिलती हैं। भाजपा का जो चंदा कोष है, भाजपा का जो चुनावी चंदे का कोष है, वो 10,000 करोड़ के पास पहुंच गया। 10,000 करोड़, आज तक किसी भी पार्टी का कहीं पर भी कोई कोष कभी नहीं बन पाया। ये 10,000 करोड़ का एक बड़ा भव्य चंदा हो गया। एक और बात है, आपको याद होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी कि पूरी जगह अवैध माना गया था, इसके बाद अवैध मान दी गई। जो कारपोरेट घराने हैं, मतलब जो बड़े घराने हैं, उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला, उन्होंने एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना दिया जिसमें से चंदा दिया जाने लगा। और आपको आश्चर्य होगा, मेन रोड से मतलब सीधे छक्का ना लगाते हुए गली में से एक एक 2-2 रन निकालना शुरू किए, तब भी 3,000 करोड़ से ज्यादा का 3,900 मतलब 4,000 करोड़ का चंदा मिला है 2024 और 2025, मतलब पिछले बार से 53% और ज्यादा चंदा मिला है जो पहले मिला करता था। आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों की हालत बहुत मरी हुई हालत में, मतलब जो बड़े घराने हैं वो चंदा देने को तैयार ही नहीं है इन पार्टियों को, और उनको एक भय भी होगा शायद, इसलिए भी नहीं दे रहे होंगे, ये भी हो सकता है। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस का मनरेगा को जो नाम बदला है उसको लेकर ढोल मंजीरे के साथ में जोरदार विरोध किया गया। चिंटू चोकसे के नेतृत्व में संजय बाकलीवाल इसके मुखिया थे और इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। राजू भदौरिया और तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे, पर तमाम की बात नहीं करना चाहिए। क्या जितने ढोल मंजीरे बजाने वाले तो उतने ही रहे, क्या है, क्या स्थिति है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस में जब से चिंटू चौक से अध्यक्ष बने हैं, भीड़ तो जुटाई ली जाती है, किसी भी आंदोलन में भीड़ जुटाना उनके लिए आसान काम रहता है। जी राम जी का विरोध करने पहुंचे थे कि मनरेगा को आपने जी राम जी क्यों कर दिया। मनरेगा का नाम बदल जाने से गांधी जी की पहचान खत्म हो गई। लोग जो कहा जाता है आमतौर पर मनरेगा को लोग महात्मा गांधी जी की स्कीम से ही मानकर चलते आ रहे थे। लोगों के दिमाग से ये हटाने के लिए कांग्रेसियों का आरोप है सीधा कि उनके दिमाग से ही हटाने के लिए जी राम जी कर दिया गया है। जी राम जी यानी भारतीय जनता पार्टी की राम जी सरकार। इसका और आगे का विकास बता देता हूँ। क्या है, ये पूरी योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाई गई थी। मनरेगा को लोग ये मान के चलते महात्मा गांधी जुड़ी योजना और ये कांग्रेस की योजना। तो लाखों रुपया डालने के बाद जो लोगों को मिल रहा है, इसके बाद भी लोग ये मानते हैं ये तो कांग्रेस की योजना है और उसका भाजपा को कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर जो है जी राम जी को बैठा दिया, ताकि जी राम जी के नाम से कम ये बताया जा सके कि वो ये योजना नहीं है, हमने नई योजना चालू की है जो आपके भले के लिए, सभी योजनाएं भले के लिए। ये मुझे लगता है वैसा ही हो गया है कि जो है मनरेगा को आप कांग्रेस की योजना मान रहे हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस की सरकार है कहीं पे और वो लाडली बहनाओं को अगर पैसा देना चालू कर देगी, तब भी वो भाजपा का ही माना तफा माना जाएगा। एक और बात कर लेता हूं आपसे, यही बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप बहुत सारे बच्चों को याद न होगा शायद कि जनरल प्रमोशन का एक बार अर्जुन सिंह के कार्यकाल में जनरल प्रमोशन दिए गए थे पूरे प्रदेश भर के छात्रों को। परीक्षा और उसको लेकर कुछ मामला था, परीक्षा का अवसर पूरा नहीं हो पाया था। SIR के कारण तमाम कॉलेज स्कूलों में जो चुनाव परीक्षा का कार्यक्रम है उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि 20 जनवरी के लगभग ही तमाम शिक्षक स्कूल पहुंच पाएंगे और शिक्षकों के स्कूल पहुंचने के कारण अब चूंकि फरवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगी 12 महीने की, इसलिए 6 माही परीक्षा का इस बार कोई भी स्थिति नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान छात्रों को भी होगा कि उनको एक तो तैयारी का मौका नहीं मिल पाया, दूसरा परीक्षा को समझ नहीं पाएंगे कि उसका कैसा तेवर होगा, कैसा कलेवर आएगा। एकदम उनको मुख्य परीक्षा में उतरना पड़ेगा, उसके लिए बहुत तैयारी लगेगी और मुझे लगता है इस बार इसके SIR के परिणाम जो है इधर भी दिखने लगेंगे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगले सत्र से जो है सरकारी स्कूलों को मार्च में शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इस वजह से
फरवरी में परीक्षाएं कराई जा रही है, अर्धवार्षिक हुई नहीं है, सीधी जो है फाइनल एग्जाम ही देनी है। मतलब यूं कहा जाए कि आपको ट्रायल नहीं देना है, सीधे आपको परीक्षा पास करनी है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। कोर्स पूरा हो या ना हो, आपको नेट प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, ट्रायल भी नहीं करनी है, सीधा फाइनल मुकाबले में आपको उतरना है। उतर जाओ आप सीधे। हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका में एक खबर बहुत अच्छी है जिस पर बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान की 23 सड़कों को लेकर जो काम की गति है, मतलब जो काम की दुर्गति हो चुकी है, उसको गति देने के प्रयास को लेकर जो है सब तमाम ठेकेदार बुलाए गए हैं और उनसे बातचीत की जा रही है कि इन सड़कों के काम को रफ्तार कैसे दी जाए, क्योंकि अगर इन सड़कों काम को रफ्तार नहीं दी गई तो ये आने वाले समय में आप मान लीजिए कि मार्च अप्रैल जून के बाद पानी गिरने लगेगा और अगर ये रोडें नहीं बन पाई तो इसके बाद ये बहुत सारी दिक्कतें भी खड़ी करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब नगर निगम ने थोड़ी बहुत कमर कसी है, इसका पैसा है, नगर निगम को अतिरिक्त पैसे की कोई व्यवस्था नहीं करना, बल्कि नगर निगम जो पैसा है उसका ब्याज खा रही है। अगर चाहे तो समय से भी काम समय तेजी से करवा कर सकते हैं, ठेकेदार को तकलीफ नहीं है पैसे मिलने में। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर नगर निगम हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसको मालूम है कि इतनी सड़कों को अगर एकदम खोल दिया या तोड़फोड़ कर दी और समय पे काम नहीं हुआ तो शहर की जो हालत अभी हमने देखी है 1 महीने पहले तक, या कहते हैं कि दिवाली के बाद तक जो हमने शहर की हालत देखी, आगे ना भुगतना पड़े। मास्टर प्लान की 23 सड़कें हैं, 10 सड़कों का काम शुरू हो चुका है, 8 पे सेंट्रल लाइनें डल चुकी है, पर कोई सड़क ऐसी नहीं कह सकते आपके जिस पर काम को रफ्तार मिली हुई है। हाँ, लोगों को लग रहा है सत्यानाश हो, सवा सत्यानाश हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हो जाए तो एक बार हो ही जाए, कम से कम शहर तो एक बार सुधरे। एक बार हम अगली बार खबरों की बात कर लें। आज जोधपुर की फ्लाइट बंद करके इंदौर से रीवा की फ्लाइट चालू की गई है। कैलाश के अपने 40 साथियों के साथ में रीवा के लिए रवाना हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ में, और वहाँ अशोक चौहान चांदू और तमाम नेता उनके साथ के जो समर्थक थे वे भी वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। और इंदौर रीवा फ्लाइट की ऐसा माना जा रहा है कि जरूरत बहुत है, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ी आबादी है। राजस्थान तक जाने के लिए आसान सुगम रास्ता है, पर रीवा के लिए बहुत लंबा समय लगता है और लोगों को जरूरत भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है साथ कि इंदौर रीवा फ्लाइट शायद सर्वाइव कर जाएगी। जोधपुर की तो घाटे में आ गई थी, पर यह सर्वाइव कर जाएगी। और बड़ी बात है, कैलाश जी आज 40 लोगों को गए, अपनी तरफ से टिकट दिलाया उन्होंने, और मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला ने तो अपनी जेब से नहीं दिलाया होंगे टिकट लोगों को, वो तो खुद ही आए और अपना हिसाब से निकल जाएंगे यहाँ से। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर बात की जा रही है कि रीवा को सौगात मिल रही है तो जोधपुर को नुकसान भी हो रहा है। इसके पीछे की आपको हकीकत में ये भी बता दूं कि इंडिगो की मनमानी की वजह से जो एयर ट्रैफिक जाम हुआ था, उसके बाद जो है 10% की उसकी रूटों पर जो कटौती की गई थी, ये एक उसका हिस्सा हैगा कि जोधपुर की फ्लाइट आपने रद्द कर दी। अब आप जोधपुर की तरफ फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे, जो आपके पास बचा हुआ आपने नया रूट तय कर लिया, तो आपने इधर से कान छोड़ा और दूसरी तरफ से आपने कान पकड़ लिया है। एक और संक्षेप में 2 खबरों बात कर लेते तो 135 के लगभग कितने बाघों कितने पश्चिम में मिले हैं, 135 के लगभग बताए गए हैं कि वो तो पश्चिम में मिले हैं। बाघ कितने होंगे तो समय बताएगा, तेंदुओं को भी देखा जा रहा है, पर इसके बाद ही बताया जाए जल पक्षियों की गणना की जाएगी। जल पक्षियों की गणना कैसे होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाघों को तो पेड़ के चिन्ह देखे जा सकते हैं। इनका क्या आकलन किया जाए, तो तालाब में आके बैठते हैं और आगे उड़ा चले जाते हैं। इसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं जो बाहर से आते हैं। देखा जाएगा क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, कब तक होगी। 3 और 4 जनवरी को 2 दिन जो है इंदौर के तालाब और जितने भी जलाशय हैं उसके अंदर वहाँ जो पक्षी पाए जाएंगे उसकी जनगणना कर ली जाएगी। और इस तरीके से डीएफओ ने जानकारी दी है और इस तरीके से ही इनकी गणना की जाती रही है अभी तक। हाँ ठीक बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई आकलन तो है नहीं। और 3 और 4 तारीख के बाद जो पक्षी नहीं आ पाए उनकी गणना में नाम नहीं आएगा, मतलब उनका SIR नाम से बाहर हो जाएगा। उनका नाम भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा आगे के लिए, ताकि उनको SIR में नाम लिखाना हो, 3 और 4 तारीख को समय पहुंच जाए वो लोग। एक और खबर है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, खबर अच्छी। 150 करोड़ की लागत से बनेगा इंदौर महेश्वर महिल्या लोक। ये बड़ा भव्य बनेगा, ये पूरे महाकाल की तर्ज पे ही बनेगा। अब जो भी लोग बनेंगे यहाँ पे, और उसी के आधार पे इसको बनाया जाएगा। और देखने के लिए इसका एक अपना तैयारी की जा रही है, और यहाँ लाल बाग में बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आरटीओ की जो पुरानी बिल्डिंग जो है लाल बाग के पीछे बनी हुई है, उसको अहिल्या स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाएगा, उसी के अंदर मरम्मत करके उसको पुराने क्लेवर में लाया जाएगा। और बात कर रहे हैं महेश्वर की, महेश्वर में उज्जैन की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल लोक की तरफ अहिल्या लोक बनाने की तैयारी की जा रही है। 150 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। पहले दौर में जो है 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये तो थी हमारी खबरें, आप इसे देखते रहिए। हम आपको बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं कि शहर की वो चुनिंदा खबरें हम आप तक पहुंचाएं, जिसके लिए आपको चारों तमाम अखबार देखने की जरूरत पड़े। शाम तक हम अन्य जानकारी भी अगर कोई होती है शहर की बड़ी, तो भी हम कोशिश करते हैं कि वो हम आप तक पहुंचा दें, ताकि आपके अतिरिक्त समय को बचाया जा सके। और बेहतर खबरों का हम संतुलन इस पर निकाल के जो चुनिंदा खबरें हम आपको देते हैं, इसी के साथ हम मात्र 3 मिनट के अंदर हम खबरें फटाफट भी देते हैं, ताकि आप पूरा दिन आराम से अपना काम कर सकें और शाम को केवल कान में लगा के उसको चालू करके सुन लें, तो आपको शहर भर की जानकारी मात्र 3 मिनट के अंदर मिल जाती है, जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहती है और आप अपग्रेड होते रहते हैं।
तो हमारा आपसे आग्रह है, इस कार्यक्रम को देखते रहिए और लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो आप जरूर करिए कि हम अब 20,000 के लगभग पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। 30 लाख व्यूअर्स के साथ हम बहुत आगे जा चुके हैं, पर आपका सहयोग मिलता रहा तो हम और बेहतर कार्यक्रम बना कर आपको दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।